Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे 70 आवर्स वर्क वीक के बारे में, जो कि एक आइडिया है जिसे सजेस्ट किया है इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति के द्वारा। देखिए, ये सजेशन कब आ रहा है? जब कोई भी एक व्यक्ति 6 दिन, हफ्ते में 6 के 6 दिन यहाँ पर काम कर रहा है, तब ऐसी बात की जा रही है कि जो इंडिया की यूथ है इनको 70 आवर्स पर वीक काम करने की आवश्यकता है। दैट मीन्स अगर देखें मिस्टर मूर्ति के हिसाब से सजेशन लें, दैट इंडियंस वुड हैव टू वर्क फॉर 11.5 आवर्स अ वर्किंग डे, मतलब आपको प्रत्येक दिन 11.5 घंटे यहाँ पर काम करना है। जब जब हम बात कर रहे हैं 6 दिन काम करने की, लेकिन वहीं अगर आप 5 दिन काम कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 12 घंटे प्रतिदिन यहाँ पर काम करने की आवश्यकता हो जाएगी। अब नाउ द क्वेश्चंस कम कि हाउ मेनी आवर्स डज एन एवरेज इंडियन यूथ वर्क एट प्रेजेंट राइट नाउ। तो देखिए, अगर हम 2019 की एक टाइम सर्वे रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर बात करें तो यंग इंडियंस जो कि 15 से 29 साल की एज में हैं, ये लगभग 7.2 आवर्स प्रतिदिन अपना एम्प्लॉयमेंट या रिलेटेड एक्टिविटीज़ में गुजारते हैं इन दी रूरल एरिया। वहीं हम अर्बन एरियाज़ की बात करें तो अर्बन एरिया में 8.5 आवर्स अ डे यहाँ पर व्यतीत किया जाता है वर्किंग चीज़ों के लिए। वहीं अगर हम बात करें कि भाई कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो देखिए उत्तराखंड ने यहाँ पर टॉप किया है। जो यंग इंडिविजुअल्स हैं ये लगभग 9.6 आवर्स प्रत्येक दिन यहाँ पर काम करते हैं। ओके, बट स्टिल जो यहाँ पर नारायण मूर्ति जी ने सजेस्ट किया है 17 वर्किंग आवर्स, उसमें अभी भी ये आपको कम देखने के लिए मिलेगा। सो नाउ द क्वेश्चंस कम कि व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ द लॉन्ग वर्किंग आवर्स। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने सजेस्ट किया, अगर आप जर्मनी और जापान जैसी बड़ी कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे, जब आप बात कर रहे हैं कि हमें अपनी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करनी है, ऐसे में इंडिया को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हमें सहायता लेनी होगी किससे? जर्मनी और जापान के एग्जाम्पल से, जहाँ पर जर्मनी ने मेक श्योर किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि जर्मनी में प्रत्येक व्यक्ति एक्स्ट्रा आवर्स काम करे ऑन अ सर्टेन ईयर्स। वहीं अगर हम जापान की बात करें तो जापानीज पीक्ड आफ्टर द वॉर एट अबाउट 2200 आवर्स टू 2400 आवर्स अ ईयर, जो कि लगभग 8.3 से 9 आवर्स पर डे के हिसाब से काउंट होता है। एंड दिस इज़ द रीज़न कि आज की डेट में इतने बड़े डिवास्टेटेड सिचुएशन के बाद भी जापान और जर्मनी जैसी कंपनी एक हाई प्रोडक्टिव कंट्रीज़ निकल कर बाहर आई हैं। इंडिया को यहाँ पर क्या सीखने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले इन्होंने सजेस्ट किया है कि हमारे पास एक डिसिप्लिन्ड वर्क कल्चर होने की आवश्यकता है। एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट लाना होगा जो कि हाईली डिटरमाइंड और डिसिप्लिन्ड और डिलिजेंट यहाँ पर हो, सो दैट अनप्रोडक्टिव हैबिट्स जो भी हैं उनको यहाँ पर काउंटर किया जा सके। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर अगर हम बात करें, सो लेसन फ्रॉम जर्मनी एंड जापान, जैसा मैंने आपको बताया, उसकी भी बात की जा रही है। अलॉन्ग विद दैट लेबर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। आज की डेट में आप देखेंगे तो इंडिया का जो वर्क प्रोडक्टिविटी है दुनिया में, वो बहुत ही कम आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जर्मनी और जापान जैसी कंट्रीज़ में अगर हम बात करें तो 1970 से लेके जब वर्ल्ड वॉर की घटना की हम बात कर रहे हैं टिल नाउ आप देखेंगे तो ये जो प्रोडक्टिविटी है ये लगातार आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर बात की जा रही है कि अपॉर्चुनिटीज़ जो स्किल डेवलपमेंट के लिए हैं उनको लाना ज़रूरी है। सो बेसिकली इट इज़ नॉट एसेंशियल कि आप 70 घंटे केवल काम करने के लिए दें। इंस्टेंट आप 40 घंटे यहाँ पर दे सकते हैं अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, और 30 घंटों को आप अपनी पर्सनल स्किल्स को इन्हांस करने के लिए लगा सकते हैं, जो कि भविष्य में जाकर ही आपके काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में काम करेगा। ओके, नाउ द क्वेश्चंस कम कि क्या हमारी गवर्नमेंट किसी भी तरीके के ऐसे कोई काम कर रही है या कोई स्कीम है जिनके अंदर प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है? जी हाँ, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में। नेक्स्ट हमें बात करना होगा नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के बारे में। अलॉन्ग विद दैट हमें बात करना होगा रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के बारे में, जिसके साथ ही एम्प्लॉयबिलिटी और वर्कफोर्स को बढ़ाने की बात की जा रही है। अलॉन्ग विद दैट हमारी गवर्नमेंट स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया के साथ ही आप देखिए एक इनिशिएटिव लेकर आई है जिसके अंदर एफिशिएंसी
को बढ़ाया जाएगा, डिजिटलाइजेशन किया जाएगा और साथ ही साथ जो वर्किंग आवर्स हैं इनको बढ़ाने की भी यहाँ पर बात चल रही है। अलॉन्ग विद दैट आप याद रखेंगे सो अटल इनोवेशन मिशन, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, ये सारी चीज़ें जो हैं ये व्यक्तियों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाए जाने वाले स्किल एनहेंसमेंट काम आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ और एक हिस्टोरिक मूव के साथ यहाँ पर 7 सालों के एक लंबे अंतराल के बाद शुरू हो रही है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ट्रेन सर्विस जिसका नाम है अखूरा अगरतला रेल लिंक परियोजना। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये शुरुआत होगी आपको देखने मिलेगा नॉर्थ ईस्ट में। सो ये कनेक्ट करने वाली है गंगा सागर बांग्लादेश से लेके निशितपुर इन इंडिया। फ्रॉम निशितपुर से अगरतला रेलवे स्टेशन को ये यहाँ पर कनेक्ट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन अलॉन्ग विद दैट द बांग्लादेश मिनिस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने मिलकर इस पूरी लाइन को यहाँ पर डेवलप किया है। चलिए एक इमेज की सहायता से बाकी चीज़ों को समझते हैं। आप देखिए ये जो रेल लिंक है ये लगभग 12.24 किलोमीटर का स्ट्रेच इसने यहाँ पर लिखा है। 6.78 किलोमीटर का डुअल गेज रेल लाइन यहाँ पर बनाई जा रही है और जो कि आप देखेंगे 6.78 का जो इसका रेलवे लाइन है ये आपको देखने मिलेगा बांग्लादेश में। वहीं 5.46 किलोमीटर का इसका एक्सपांशन आपको त्रिपुरा में देखने के लिए मिलेगा। अखूरा जंक्शन जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ये आपको बांग्लादेश में देखने मिलेगा ब्रह्मबारिया डिस्ट्रिक्ट के पास, जो कि एक हिस्टोरिक प्लेस है व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेशनशिप इन दी कॉलोनियल इरा। अलॉन्ग विद दैट ये कनेक्ट करेगा यहाँ पर हमारे अगरतला के रीजन को इन दी त्रिपुरा। नाउ द क्वेश्चंस कम कि भाई इस मूव का इनिशिएटिव क्या है। देखिए सबसे पहले तो मल्टी लेवल कनेक्टिविटी हमें देखने मिल जाएगी, एक वेल कनेक्टेड एरिया है अखूरा की अगर हम बात करें। अलॉन्ग विद दैट रेल के अलावा रिवर और रोड सर्विसेज भी आपको यहाँ पर बांग्लादेश इंक्लूडिंग ढाका, चिटगांव और सिलेट जैसे क्षेत्रों में देखने के लिए मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी हमें देखने मिल जाएगी। जो रेल लिंक है अगरतला के लिए ये कनेक्शन जो है इंडिया और नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों में उसको बढ़ाएगा, जिसकी वजह से गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। एक जो लंबा रूट है, सपोज अगर आपको जो अखूरा लिंक है इसका पोटेंशियल सिग्निफिकेंस इस तरीके से समझिए, जो ट्रेन है जिन्हें ट्रैवल करना पड़ता था टू त्रिपुरा, साउथ सदर्न असम, मिजोरम, कोलकाता एंड रेस्ट ऑफ द इंडिया कंपेयर टू द लॉन्गर रूट वाया द गुवाहाटी एंड द जलपाईगुड़ी स्टेशन, ये यहाँ पर आपको कम होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट अगर हम कमर्शियल बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहले ट्रेड एक्सपांशन यहाँ पर होगा क्योंकि टाइम कम लगने वाला है और आसानी से जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, टी, शुगर, कंस्ट्रक्शन आइटम, आयरन, स्टील, कंज्यूमर गुड्स, इन सभी को यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। अलॉन्ग विद दैट जैसे ही हमारी इकोनॉमिक गतिविधि यहाँ पर बढ़ेंगी आप देखेंगे जॉब क्रिएशन भी आपको इन क्षेत्रों में ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात की जा रही है स्टॉक टेकिंग क्लाइमेट फाइनेंस अ केस ऑफ सर्कल इन रेड लिंक। देखिए इस आर्टिकल की इम्पॉर्टेंस समझ लीजिए। इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये क्लाइमेट फाइनेंस जो कि ग्लोबल ट्रस्ट बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा, उसका क्या क्रिटिकल रोल होगा, उसके बारे में बता रहा है। अलॉन्ग विद दैट क्या कंसर्न आपको देखिए इनसफिशिएंट फंडिंग की वजह से देखने के लिए मिल सकते हैं, वॉलंटरीली कॉन्ट्रीब्यूशंस से क्या फ़ायदे देखने मिलेंगे और क्या डिस्पैरिटीज़ हमें देखने मिल रही हैं, उस सभी के बारे में इस आर्टिकल में बहुत अच्छे से चर्चा की गई है। चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है क्लाइमेट फाइनेंस क्रूशियल्स की। क्लाइमेट फाइनेंस की बात करें तो एक एसेंशियल पार्ट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन। देखिए जहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज की बारे में बात आती है, डेवलप्ड कंट्रीज ऑलरेडी दे हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क। नाउ व्हाट दे हैव टू डू, जो छोटे छोटे नेशन है हु आर वर्किंग टुवर्ड्स द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अदर एक्टिविटीज, ऐसे में इनको सहायता करना और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए सस्टेनेबल चीज़ों को अपनाने के लिए जिस एक्स्ट्रा फंड की आवश्यकता उसको प्रोवाइड करना इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो पूरा का पूरा एक ट्रस्ट रखा गया था। एक रिपोर्ट यहाँ पर हाईलाइट करती है कि हमें 1.1 डिग्री
सेल्सियस का जो टेम्परेचर है ये लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से वेदर फिनोमिना चेंज हो रहे हैं और जितने जो आइलैंड्स हैं इनको भी यहाँ पर नुकसान पहुँचने की आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी का रिजल्ट है कि बात की गई थी $100 बिलियन की कमिटमेंट की। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं इन्होंने कमिट किया था कि ये मोबिलाइज करेंगी $100 बिलियन पर ईयर बाय 2020। लेकिन ग्लासगो कॉन्फ्रेंस जो 2021 में यहाँ पर हुई, इसमें एक बहुत बड़ा खुलासा आपको देखने के लिए मिला कि केवल और केवल 79.6 बिलियन का जो फंड है उसको मोबिलाइज किया गया था, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा कंसर्न यहाँ पर रेज हुआ कि भाई हमारा एक्चुअल कमिटमेंट क्या था और जो डिफरेंस है वो क्या देखने मिला। रिजल्ट इनटू लो फंडिंग्स की वजह से जो सपोर्ट मिलना चाहिए था लो इनकम कंट्रीज़ को या फिर मिडिल इनकम कंट्रीज़ को, वो यहाँ पर आपको नेग्लिजिबल देखने के लिए मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट जो डेवलपिंग नेशंस है एज पर द नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस दे एस्टिमेट फाइनेंशियल नीड क्लोज टू अप्रॉक्स, अगर हम देखें तो 6 ट्रिलियन डॉलर का 2030 तक इनको सपोर्ट की आवश्यकता है। दैट मीन्स अगर हम बात करें तो जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है फॉर इंडिया के लिए अलोन एनडीसीज की, ये आपको 206 बिलियन डॉलर की देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अगर इसी तरीके से ये जो फंडिंग्स हैं ये लगातार कम होंगे तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझना होगा कि जो क्लाइमेट चेंज है उससे निपटने के लिए हम बहुत कुछ खास काम नहीं कर पाएंगे। ना तो क्वेश्चंस कम कि हमारे पास क्या चैलेंजेस हैं, तो देखिए पहले तो इनइक्वालिटी कंट्रीब्यूशन है, जहां डेवलप्ड कंट्रीज़ का यहाँ पर प्रपोर्शनेट ज़्यादा है, वहीं डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया एंड दी अदर कंट्रीज़ इनका आप देखेंगे तो शेयर जो है वो आपको कम देखने के लिए मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं दे आर एग्जिबिटिंग डिस्पैरिटीज़ इन फुलफिलिंग क्लाइमेट फाइनेंस कमिटमेंट। जब यूएस की बात करेंगे तो इसने केवल और केवल देखिए 5% का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया है। एक इनइक्वालिटी आपको देखने मिलेगी जिसकी वजह से भी यहाँ पर कंट्रीज़ में डेवलप्ड कंट्रीज़ में आपस में टेंशन है। अलॉन्ग विद दैट हम अगर बात करें तो एक मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन फ्रेमवर्क की एब्सेंस ही आपको देखने मिलेगी। भाई हमने डिसाइड तो कर लिया कि $100 बिलियन को हम पर साल पर ईयर यहाँ पर मूव करेंगे, लेकिन कोई मैंडेटरी हमने एक लीगलाइजेशन यहाँ पर क्रिएट नहीं किया, जिसकी वजह से कोई क्लियर क्राइटेरिया नहीं है कि कितना फंड्स आएगा, कितना फंड्स आना कंपलसरी है, या उसको कलेक्ट करने के लिए एक बेस्ट चैनल मॉड्यूल क्या क्रिएट किया जाएगा। ऑल राइट, नाउ द क्वेश्चंस कम कि ठीक है सारी चीज़ें ठीक है, तो इस सब से फ़र्क क्या पड़ने वाला है। देखिए फ़र्क ये पड़ने वाला है कि एक इनसफिशिएंट फंडिंग आपको देखने मिल रही है, जिसकी वजह से जो डेवलपिंग नेशंस हैं जो उनकी सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस के लिए जो उनके एफर्ट्स होने चाहिए वो यहाँ पर हिंडर हो रहे हैं। दूसरा वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन चैलेंजेस, एक इंक्लूजन ऑफ वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन आपको यहाँ पर कम देखने मिलेगा, रिजल्ट इनटू एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, और इससे सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं वो डेवलपिंग नेशंस जो कि इस कंट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके चलिए, अब आपने यहाँ पर दो टर्म पढ़ी थी, पहले तो एनडीसी इसको समझ लेते हैं, विच इज़ द नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। दैट मीन्स हर कंट्री का एक स्पेसिफिक क्लाइमेट एक्शन प्लान है जिसको इन्होंने पेरिस एग्रीमेंट की जो डिसीजंस थे उसके अनुसार तय किया हुआ था। कई बार हम एक और शब्द पढ़ते हैं ग्लोबल स्टॉक टेक। ग्लोबल स्टॉक टेक का मतलब होता है एक पीरियोडिक असेसमेंट of collective progress in climate action informed by scientific findings as part of the COP meeting. Okay. चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। देखिए रेलवे में लगातार सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से बड़े बड़े हादसे हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, और रिसेंटली एक और ऐसा हादसा हुआ है विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, जहां पर लगभग 13 व्यक्तियों की यहां पर जान गई है और 38 से भी ज़्यादा लोग यहां पर इनको नुकसान हुआ है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि रेलवेज़ में इतने जो हमारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं ये क्यों होते हैं, क्या असिस्टेंस की हमें आवश्यकता है। लेट्स अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। देखिए लगातार ऐसे हादसों से निपटने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी कमेटीज़ को बनाया, जिसके अंदर सबसे पहले आ जाती है काकोडकर कमेटी।
ठीक है, 2012 में इसको फॉर्म किया गया था, एक स्टैट्यूटरी रेलवे सेफ्टी अथॉरिटी के रूप में ये काम करती है। और इन्होंने एक राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष यहाँ पर बनाया ऑफ ₹1 लाख करोड़ ओवर 5 years फॉर सेफ्टी वर्क्स। साथ ही इन्होंने सजेस्ट किया कि हमें एडवांस टेक्नोलॉजीज़ की आवश्यकता है ट्रैक को मेंटेन करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए। अलॉन्ग विद दैट हमें एक इंडिपेंडेंट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी बनानी होगी ताकि रेलवेज की जो सुरक्षा है वो बढ़े। इसी के बाद आपको एक और कमेटी देखने मिल जाएगी विच इज़ दी बिबेक देबरॉय कमेटी इन 2014। यहाँ पर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया को क्रिएट किया गया। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर एक बजट बनाया गया, सेपरेट रेलवे बजट फ्रॉम दी जनरल बजट भी बनाने की बात की गई। अलॉन्ग विद दैट हमें एक और कमेटी देखने मिलेगी विच इज़ दी विनोद राय कमेटी। 2015 में इनको इस्टेब्लिश किया गया एक इंडिपेंडेंट रेलवे सेफ्टी अथॉरिटी के रूप में। और साथ में इन्होंने बात करी एक सेपरेट रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की, जो कि रेलवे की जितनी भी असेट हैं, जो परफॉर्मेंस है, इनको चेक एंड बैलेंस का काम करेगी और इनके मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर काम करती हुई नज़र आएगी। ओके, तो ये तो चलिए ठीक है कि हमने इतनी सारी चीज़ें कर ली, कमेटीज इस्टेब्लिश हो गई, बट द पॉइंट कम कि आर वी एक्चुअली डूइंग समथिंग। तो यस, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कवच सिस्टम को अडॉप्ट किया। ओके, ताकि जो डिटेक्शन है, अर्ली डिटेक्शन सिस्टम्स यहाँ पर लगाए जा सकें सो दैट जो यहाँ पर कोलिजन हो रहा है ट्रेन्स का, इनको कम किया जा सके। अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें तो जीपीएस बेस्ड फॉग पास डिवाइसेस को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया ताकि फॉगी कंडीशन में जो लोको पायलट्स हैं इनको यहाँ पर हेल्प मिल सके। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर हमें यूएसएफडी विच इज़ द अल्ट्रासाउंड फ्लॉड डिटेक्शन भी यहाँ पर लेकर आया गया सो दैट जो फॉल्टी रेल्स हैं, ठीक है, या जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक मेथड है, इसकी मदद लेकर, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव की मदद लेकर रेलवे ट्रैक्स को यहाँ पर अगर कहीं पर क्रैक है, कोई डिफेक्ट है, कोई फ्लॉज हैं, तो उनको भी आइडेंटिफाई किया जा सके। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर एक और सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस किया है विच इज़ द इंटरलॉकिंग सिस्टम। इंटरलॉकिंग सिस्टम एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जहां पर किसी भी सिग्नल के बाद एक सेंट्रल लोकेशन से आप देखेंगे तो जो पटरी है ये आपस में लॉक हो जाएगी और इसको मैनुअल चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी सो दैट जितनी भी ये जो घटनाएं हैं इनको यहाँ पर अवॉइड किया जा सके। और इसी में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, आप देखेंगे, विच इज़ दी कवच सिस्टम। सो हेयर आर सर्टेन सिस्टम जो आपको पता होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू रेलवे सेफ्टीज इन इंडिया एंड सर्टेन कमिटीज़ जिनका संबंध है रेलवे सेफ्टी से लेकर। बात करते हैं मालदीव्स के प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में। देखिए, एक इम्प्रेसिव विन यहाँ पर मिली है मालदीवियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। आप देखेंगे मोहम्मद मुइज़्ज़ू जब से ये यहाँ पर प्रेसिडेंट बने हैं, इनकी एक बहुत महत्वाकांक्षा है कि जो जितनी भी इंडियन ट्रूप्स हैं इनको यहाँ पर मालदीव से हटा दिया जाए। ओके, नाउ द क्वेश्चंस कम कि क्या इंडियन मिलिट्री की प्रेजेंस आपको देखने मिलेगी मालदीव्स में। तो जी हाँ, अगर हम मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्सेस के अनुसार बात करें तो 75 इंडियन मिलिट्री पर्सनल्स आपको इस समय मालदीव्स में देखने के लिए मिल जाएंगे ताकि मेंटेन किया जा सके और ऑपरेट किया जा सके डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को और 2 हेलीकॉप्टर जिनको मालदीव्स को गिफ्ट किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सारे के सारे हेलीकॉप्टर आप देखेंगे कई दशकों से यहाँ पर मालदीव्स में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब ये जो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट हैं इनको प्रेजेंट किया गया था मालदीव्स को इन 2020 फॉलोइंग द रिक्वेस्ट फ्रॉम माले। ये जो चॉपर और एयरक्राफ्ट आप देखेंगे इनको एक मल्टी फंक्शनल्स की आवश्यकता होती है, इनको सर्वेलेंस की आवश्यकता होती है, साथ ही ये पेट्रोलिंग करने के लिए, वैक्यूएशन करने के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशंस करने के लिए ये डॉर्नियर एयरक्राफ्ट इंपॉर्टेंट हैं जिसकी वजह से इंडियन मिलिट्री पर्सनल्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। सो द क्वेश्चंस कम कि मुइज़्ज़ू को प्रॉब्लम क्या है भाई। देखिए, इनकी यहाँ पर अगर हम बात करें तो मुइज़्ज़ू का सीधा सीधा बोलना है कि भाई मैं प्रो मालदीवी हूँ। दैट मीन्स मैं इंडिया, चाइना या किसी भी कंट्री का कोई भी मिलिट्री प्रेजेंस अगर है तो इंडियन ओशन आर्किपेलागो में, इनकी कंट्री में तो ये इसको सहन नहीं करने वाले। एंड रिजल्ट ऑफ दैट ही इज़ कंटिन्यूसली सेइंग कि भाई दिस इज़ नॉट गुड। ओके, चलिए, तो इंडिया का इंटरेस्ट क्या है। तो पिछले अगर हम 4 सालों की बात करें तो इंडिया एक बहुत अच्छा पार्टनर के रूप में निकल कर आया है मालदीव्स के कॉन्टेक्स्ट में। इंडिया और यहाँ पर मेंटेन कर रहे इकोनॉमिक पार्टनर जिसमें लगभग $1.4 बिलियन का आप देखेंगे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए, बात कर लेते हैं अगर हम
कि मालदीव्स और इंडिया के रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले अगर आपको इंडिया का मैप याद है, सो यहाँ से इंडिया, यहाँ से आपको श्रीलंका देखने मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको मालदीव्स और यहाँ माले देखने के लिए मिलेंगी इन दी इंडियन ओशन। ओके, हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो मालदीव्स हैड एन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी सिस्टम सिंस 1968। ओके, दैट मीन्स यहाँ पर आपको कोई नो इनक्यूम्बेंट प्रेसिडेंट हैज़ बीन री इलेक्टेड सिंस देन, विच इज़ कंसर्न फॉर द इंडिया नाउ डेज। नाउ द क्वेश्चंस कम कि इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन क्या है। तो चलिए हम इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, सिक्योरिटी पार्टनरशिप पे अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले इंडिया और मालदीव्स को ज्वाइंट एक्सरसाइजेस करते हैं, जिनके अंदर आपको इक्वेरियन, दोस्ती, इकाथा, ऑपरेशन शील्ड, जिसकी शुरुआत ही 2021 में की गई थी, ये आपको देखने के लिए मिलेगी। इंडिया यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है फॉर दी मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्सेस, और लगभग 70% जो डिफेंस ट्रेनिंग है, जो इक्विपमेंट्स हैं जिनकी आवश्यकता होती है, उसको देने का काम भी आपको यहाँ पर इंडिया ही करता हुआ देखने के लिए मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट अगर हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करें तो टूरिज्म मालदीव्स की इकोनॉमी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसे में जो इंडियंस हैं वो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जाते हुए दिखाई देंगे। 2021 की बात करें, एफकॉन जो कि एक इंडियन कंपनी है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था फॉर द लार्जेस्ट एवर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन मालदीव्स, जो कि ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा हिस्सा है। ओके, अलॉन्ग विद दैट इंडिया मालदीव्स रिलेशन सब ने काफ़ी सफ़र भी किया है बिकॉज ऑफ द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ मालदीव्स विद चाइना इन 2017। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेके, तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में आपको 1.3 मिलियन डॉलर का एक कनेक्टिविटी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट देखने के लिए मिल जाएगा। और इसी के साथ हमें बात करनी होगी ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि 6.74 किलोमीटर लंबा ब्रिज है, जो कि यहाँ पर लिंक क्रिएट करेगा माले एंड दी नियर बाय आइसलैंड्स ऑफ विलिंगली, गुल्फाहुलू एंड थाईफुसनी, जो कि यहाँ पर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करेंगे, जिसमें आपको बहुत बड़े इंडियन जाइंट कंपनीज आपको इसका पार्ट देखने के लिए मिल जाएगी। नाउ द क्वेश्चंस कम कि कौन कौन से ऐसे ऑपरेशन हैं जो यहाँ पर मालदीव्स में हो चुके हैं जिसका पार्ट इंडिया रहा है। तो सबसे पहले ऑपरेशन कैक्टस, जिसको 1988 में यहाँ पर कंडक्ट किया गया था। यहाँ पर जो इंडियन आर्म फोर्सेज हैं, इन्होंने हेल्प करी थी गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स इन न्यूट्रलाइजिंग द कूप अटेम्प्ट। सो ये तो इंडिया का पहला सपोर्ट हो गया। दूसरा अगर हम यहाँ पर बात करें 1988 के अलावा, तो हमें ऑपरेशन नीर भी देखने मिला था इन 2014। इस ऑपरेशन के अंदर इंडिया ने ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया था मालदीव्स को, जब यहाँ पर इनके पास वाटर क्राइसिस आ गए थे। अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें तो कोविड-19 के समय तो इंडिया ने ऑपरेशन संजीवनी चलाया था, और 6.2 टन्स का इसेंशियल जो मेडिसिन था वो मालदीव्स को भेजा था टू फाइट अगेंस्ट दी कोविड-19। ऐसे में अगर हम बात करें तो इंडिया के जो रिलेशनशिप्स हैं वो मालदीव्स के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट मालदीव्स नाउ अ डे इज़ मोर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द चाइना बिकॉज दे आर अगेन कमिंग इन टू द ट्रैप ऑफ चाइना। चलिए, मालदीव्स की ज्योग्राफी के बारे में अगर हम बात करें तो ये टॉल गेट बोला जाता है इंडियन ओशन का। आप देखेंगे सो ये आपको सदर्न सेक्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। एक सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्रिएट कर देता है, एक पूरा का पूरा आप देखेंगे इंडियन ओशन में आपको देखने के लिए मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट कोरल रीफ्स और अटोल्स की प्रेजेंस आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगी। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का पार्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। लगभग 26 से भी ज़्यादा कोरल अटोल्स और 1000 से भी ज़्यादा कोरल आइलैंड ग्रुप्स आपको यहाँ पर मालदीव्स में देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो हियर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वन इज़ रिलेटेड विद दी अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, एंड अदर विद दी अखाराउ अगरतला रेल रिंग स्कीम। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको सही आंसर्स को लिखना है। Just click the photograph and upload it on our website. So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any updates. Thank you and see you tomorrow.